तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 171 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने सबको मारना स्टार्ट कर दिया होता है और अब की मर्तबा वो टॉप 1000 में पास आ चुका होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे गानू एम्पायर के प्रिंस और प्रिंसेस बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक इंफॉर्मेशन आता है कि गानू यूनिवर्स कंट्री में का एक बंदा टॉप 1000 में आ चुका है। और ये देखकर ब्रॉलिन की आंखें भी चमक उठती है कि आखिर वो कौन है, और जल्दी से वो उसे खोलने लगता है। और अब फिर हमें उसके सामने एक स्मॉल स्क्रीन दिखाई देता है जिसपे इंफॉर्मेशन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड रैंक 997 नेम लू फेंग फ्रॉम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर, जिसे देखकर वहां का बंदा उसे जीनियस मानने लगता है और कहता है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर ने इसे अच्छे से बड़ा किया है। लेकिन तभी जब लू फेंग का नाम ब्रॉलिन देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये वही बंदा तो नहीं जो कि वर्ल्ड विथिन वर्ल्ड के अंदर था। और वो कहता है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिसके सिमिलर नेम्स होंगे। और वो कहता है कि लू फेंग, और फिर वहाँ पे वो प्रिंस बोलता है कि ब्रॉलिन, तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर भी इतना बुरा नहीं है, आखिरकार एक बंदा टॉप 1000 में आ ही चुका है। और वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे 1000 में आने के लिए कम से कम एक बंदे को मिड लेवल यूनिवर्स कंट्री से आना पड़ता, तभी जाके वो इसमें कर सकते। लेकिन अभी के दरमियान लू फेंग इसमें आ चुका था, जिसके कारण लू फेंग का नाम हर जगह आ चुका था। और यहाँ पे हमें उन सारे सिटीजनशिप को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के होते हैं। और उनके कई सारे अपर एचेलेंस भी इसको देखकर कहते हैं कि हाँ, ये तो टॉप 1000 में आ चुका है। और वो सारे लोग लू फेंग के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। और फिर सारे लोग इसके बारे में देखने लगते हैं और फिर ऐसे ही कई लोग बात करते हैं कि लू फेंग आखिर ये कौन है, और वो भी चेक करने लगते। और अब फिर हमें 82 वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर भी एक यूनिवर्सल शिप मौजूद होता है और इसमें एक लग्जरी रूम भी होता है। और इसी रूम में एक लड़का भी जो कि मोटा था और चब्बी यूथ था, वो भी उसमें बैठा हुआ था। और तभी वहां पे भी उसका एक बंदा आता और कहता कि यंग मास्टर, इसे जल्दी से देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से ऐसा कोई बंदा है जो कि टॉप 1001 में आ चुका है। अब ये देखकर वो फैट बंदा भी शॉक हो जाता है और अब फिर वो उस स्क्रीन को टैप करता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कोई और नहीं, उसका नाम लू फेंग होता है। और वो कहता है कि इसका नाम तो मेरे फ्रेंड के सिमिलर जैसा लग रहा है जो कि मुझे हॉर्न ड्रैगन स्टार पे मिला था। और हमें बताया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं, गौ सिंह होता है जो कि लू फेंग का पुराना दोस्त था जब वो अपने अकाउंट को खुलाने गया होता है। और वो कहता है कि क्या पता ये लू फेंग, और वो कहता है कि चलो मैं लू फेंग से कांटेक्ट करके उसे इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उसे वो कांटेक्ट करता है, 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है। वो कहता है कि ये बहुत अजीब है, वो मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर वहाँ का लेडी कहती है कि मास्टर, शायद ये वही बंदा है लू फेंग जो कि टॉप 1001 में आया हुआ है। तो ये सुनकर गौ सिंह कहता है कि तुम्हें क्या ही पता, यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जिन्हें आने के लिए इसमें एब्सोल्यूट जीनियस बनना पड़ता है। और अगर बात करें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इतना जीनियस है कि वो टॉप 1001 में आ सके। और वो कहता है कि इसमें बहुत सारे काउंटलेस स्टार लेवल के हैं जिनके कॉमन नेम्स तो हो ही सकते, और अभी किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लू फेंग ही। और अब फेमस सीन चेंज कर नालान सान को दिखाया जाता है जिसके सामने भी लू फेंग का नाम आता है। और ये देखकर वो भी शौक हो जाता है और कहता है कि क्या ये लू फेंग तो नहीं है। और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे भी ऐसे कई सारे बंदे होंगे जिनके एक ही नाम होंगे। और उसे विश्वास नहीं होता कि ये लू फेंग। और वो कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि ये वो लू फेंग नहीं हो। लू फेंग के लिए उसकी नफरत बहुत ज़्यादा थी। और फिर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था और उसके सर में दर्द भी होने लगता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर ऐसे ही दूसरे लग्जरियस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रू गवर्निंग अपर एचेलेंस मौजूद थे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से।
जहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमंस जीनियस बैटल वो सारे को देख रहे थे। वहाँ पे यूनिवर्सल कंट्री हॉर्स सब लोग वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ का एक बंदा अपने मैजेस्टी को इसके बारे में कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है और कहता है कि योर मैजेस्टी ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। और वहाँ का पूरा स्पेसियस लिविंग रूम पूरा ही इरप्ट हो चुका होता है और वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के बड़े फिगर्स मौजूद थे और यहाँ पे वो सारे इसी बात का जश्न मना रहे थे। और अभी के दरमियान उस रूम में एम्पायर पर्सनल मिनिस्टर, सेक्टर लॉर्ड के बंदे, डेमन लॉर्ड के बंदे और ऐसे कई सारे 500 बेसिक यूनिवर्सल लेवल कंट्रीज पोजीशन, यहाँ तक कि जो नालान से कई गुना ऊपर थे पोजीशन, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डार्क ब्लैक इंपीरियल रॉब में मौजूद होता है और वो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ लू फेंग का नाम था और वो कहता है कि ये लू फेंग ये तो बहुत ही अच्छा, और वो कहता है कि हमारा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर बहुत नीचे था और ये लू फेंग अपने कंट्रीब्यूशन को करके यहाँ ऊपर लाया और वो कहता है कि इसको इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और वहाँ का दूसरा बंदा भी कहता है कि हम इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इस लू फेंग ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इसलिए आपको ये करना ही होगा। और यहाँ पे वो सारे ऑफिशियल इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और सारे अपने इम्प्रेस से इसी के बारे में डिस्कस करने पे लगे हुए होते हैं। और अगर बात करें तो ये सारे बेसिक लेवल सिविलाइजेशन होते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इनके अंदर का भी एक बंदा आ चुका है नंबर 1 पे। और यहाँ पे वो कहता है कि योर मैजेस्टी अभी अंतिम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट का वेट करना होगा। अब यहाँ पे एम्परर ये सुन के कहते कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हालांकि लू फेंग इस बार गिर भी क्यों ना जाए, उसने अपने ह्यूज कंट्रीब्यूशन को हमने अंदर दिया है, इसी कारण उन सबको इसका इनाम देना ही चाहिए। और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जो कि लू फेंग को ही देख रहे होते हैं और यहाँ पे सबकी नज़र लू फेंग पे ही होती है क्योंकि कोई भी ऐसा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का बंदा नहीं था जो कि आया था। और अभी के मर्तबा होंग और थंडर गॉड भी थे जिसकी बातें आगे होंगी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर फर्स्ट वर्ल्ड रेसिडेंशियल लिविंग बिल्डिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठे हुए होता है। और अभी के दरमियान एलिमिनेशन स्टेज 18 डेज तक हो चुका होता है और इन सारे 8 दिन में लू फेंग एक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आया होता है जहाँ पे लू फेंग का नाम चारों तरफ फैला हुआ होता है द मैडमैन, जो कि जीनियस के कानों में सुनते ही उन सबको डर का एहसास करा सकते हैं। मैडमैन यहाँ पे लू फेंग ऐसा था जिसके सामने कोई भी टिकने की कोशिश नहीं करता था और उसके सामने कोई भी आता तो मारा ही जाता। और अब में लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। और फिर लू फेंग थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता और कहता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ वैसे वैसे हार्ड होता जा रहा है रैंक को बढ़ाने के लिए। और फिर लू फेंग अपने रिस्ट वॉच को देखता है जहाँ पे लू फेंग की पॉइंट्स 31,29,302 वहीं पर रैंक 398 हो चुकी होती है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ मैं टॉप 1000 में तो आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि पागलों की तरह मार रहे हैं सबको ताकि वो जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सके उन सबको कलेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एब्सोल्यूट जीनियस की तो वो सब भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उन सबको एक ही बार में मारना मिलियंस ऑफ पॉइंट्स को दे रहा होता है। अभी के मर्तबा लू फेंग के पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो रहा होता है। और फिर लू फेंग कहता है कि मैंने टॉप 10 मिलियन से 997 में आया जिसके बाद में डायरेक्ट 997 से 398 में सिर्फ 2 मिलियन पॉइंट से आ पाया। और वो कहता है कि लू फेंग चलो अब ये हंट का टाइम है। और फिर लू फेंग खड़ा होता है और अपने स्पेस एनर्जी से चारों तरफ स्कैन करता है। और फिर लू फेंग जैसे ही स्कैन करता है इसको पता चलता है कि वहाँ पे 3 शिकार मौजूद है। और लू फेंग उन सब की तरफ बढ़ जाता है एक बीम ऑफ लाइट की तरफ उसी रेसिडेंशियल एरिया की तरफ। और अब फिर हमें उसके तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही वो बंदा लू फेंग को देखता है और कहता है कि ये तो मैडमैन है। वहाँ पे वो लोग भागने की सोचते हैं लेकिन लू फेंग इससे पहले कि वो भागता उन सबको मार चुका होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे रात दिन हो रहे होते हैं और हवा भी तेज चल रही होती है। लू फेंग अपने पीछे बैटल नाइफ को लिए हुए उस स्ट्रीट में बैठा हुआ होता है जहाँ चारों तरफ खून ही खून मौजूद थे। और वहाँ पे लू फेंग के मारे हुए सारे कॉर्प्स मौजूद थे जो कि लू फेंग ने सबको मारे हुए थे। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा जिंदा था
वो कोई और नहीं लू फेंग था। और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लू फेंग वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, जिसे देख कर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे कोई आखिर आने की हिम्मत कैसे की। यहाँ पे अभी रात का वक्त हो रहा था, जिसके कारण वहाँ पे लू फेंग भी अपने स्टार लेवल 7 की मदद से आराम से उन सबको देख पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्पिरिट रीडर आ जाता है जो कि डायरेक्ट लू फेंग पे अटैक कर देता है। और उसके पास अभी ब्लैक हैमर होता है, जो कि आते ही कहता है कि चलो हम लड़ते हैं। वो कहता है कि तुम्हें अब मैं ही मारूंगा। और फिर लू फेंग भी उसको देखता है, लू फेंग भी यहाँ उसे मारने के लिए रेडी हो जाता। और हमें बताया जाता है कि जैसे लू फेंग का नाम मैडमैन होता है, और वैसे ही उस बंदे का नाम भी डार्कनेस क्लैन से डेविल होता है। और यहाँ पे वो इस टॉप वॉरियर्स था इस सिटी में, जो कि अपने हत्या के नाम से ही जाना जाता था। अब लू फेंग भी इसके नाम से जान गया था, क्योंकि उसने भी कई सारे बंदों से इसके नाम के बारे में सुना था। अभी जितने भी नाम थे वो ओरिजिनल नाम तो नहीं थे, ये सारे निकनेम थे जो कि सारे बंदे ने इसको दिया हुआ था। और यहाँ पे मैडमैन भी उसी का नाम होता है, जो कि लू फेंग को मिला होता है। और यहाँ पे उन सबको दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि डेविल के बारे में कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और वो आते ही अपने डोमिनेंस को दिखाने लगा था। और इस पूरे सिटी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उसका ही राज था, और वो नंबर 1 के तौर पे देखा जा रहा था। और फिर हमें मैडमैन को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग होता है, और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा। और फिर लू फेंग उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। और फिर डार्कनेस क्लैन का डेविल बंदा वो भी उसके अपोनेंट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें उसके बारे में भी बताया जाता है कि उसके पास एक हैमर होता है, और वो अपने ओपोनेंट को भी चेज करके मारता है। और उसका ओपोनेंट यहाँ पे कोई नहीं हुआ करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। और फिर हमें उस डेविल को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे को मार रहा होता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग भी वहाँ पे आ जाता, जिसे देखकर उसकी नज़र लू फेंग से जा मिलती है। और वहाँ पे वो कहता है कि मैडमैन। और यहाँ पे वो डेविल भी लू फेंग को पहचान गया था। लू फेंग भी उसको देखकर बोलता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है डेविल। और यहाँ पे वो दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जो कि अगर बात करें उस सिटी में टॉप 10 में आने के लायक थे। और यहाँ पे दोनों वॉरियर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनके पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स थे कि अगर वो अभी भी मरते तो वो टॉप 1000 में आ ही जाते। और वहाँ पे डेविल लू फेंग को घूरते हुए कहता है कि क्या हम अभी ही फाइट करें? तो लू फेंग कहता है कि हाँ, हम लोग अभी ही फाइट करेंगे। तो ये सुनकर वो डेविल हंसने लगा, और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी पावर को देखता हूँ, आखिर तुमने इतने सारे जीनियस को डरा के रखा है, तो चलो देखते हैं तुम्हें कितना ज़्यादा पावर है। और फिर लू फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने सोरिंग शटल पे फ्लोट कर रहा होता है। तभी वो अपने सोरिंग शटल को निकाल लेता है। उसको देखकर वो भी डेविल अपने अटैक मोड में आ जाता है, और फिर वो भी उस पर अटैक कर देता है। उसके पास अभी 4 आर्म्स होती है, जो कि मैकेनिकल होती है। और अभी के मर्तबा वो लू फेंग पे पॉइंट एजेस पे अटैक कर दी थी वो, और वो लू फेंग पे बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से स्लैश मारने जाता। लेकिन लू फेंग अपने सोरिंग शटल से उसके इस फॉर्मेशन को रोक लेता है, और वो फिर अपने उसको सोरिंग शटल को गोल्डन फिश बना लेता है। और अभी लू फेंग बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाता है, और अभी लू फेंग अपने गोल्डन फिश को डेविल की तरफ भेजता है, जिसके कारण उसको शॉक होता है। जिसे देखकर वो डेविल कहता है कि ये मैडमैन ये तो अपने स्पिरिट वेपन को कंट्रोल कर रहा है, वो अपने परफेक्ट लेवल ऑफ कंट्रोल पे आ चुका है। और यहाँ पे और वो कहता है कि उसने तो अपने पास एक फिश लाइक शेप भी बना ली है, जिसके अंदर किलिंग इंटेंट ही मौजूद नहीं। आखिर ये इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है? हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सोरिंग शटल से उस पर लगातार अटैक करने लगता है, और वो दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिनमें लू फेंग अपने सोरिंग शटल से उस पर अटैक कर रहा होता है, वहीं पे वो अपने हैमर को क्रॉस करके उसके डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैडमैन तुम्हारे पास सिर्फ पावर ही है। और यहाँ पे डेविल हंसने लगता है, और हमें उसके चारों तरफ दिखाया जाता है, जहाँ के डेविल के चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा आने लगती है, और उसके इंस्टेंट में ही वहाँ पे 100 मीटर एरिया में एक ब्लैक एनर्जी डोमेन आ जाती है, जिसके कारण लू फेंग उसको महसूस कर पा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ठीक और हैवी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट मौजूद है। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी एनर्जी कवर की, तो डेविल 4 हैंड में
और डोमेन के यूज करने के बाद उसकी हर एक हैमर हेवी हो चुकी थी। और यहाँ पे वो अपने एक मूव को यूज करता है जो कि होता है ब्लैक हैमर डांस, जो कि सिमिलर होता है सोल लैंड के रेंडर हैमरिंग जैसे। और ऐसे ही करते लू फैंग अपने गोल्डन फिश से उस पर कंटिन्यूस अटैक करने लगता है ताकि वो उसको पेनिट्रेट करके ब्लैक हैमर डिफेंस को तोड़ सके। और हमें गोल्डन फिश को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक हैमर के भी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पे वो दोनों क्लैश कर रहे होते हैं। और अब फिर हमें उन सबको दिखाया जाता है जहाँ पे हैमर घूम घूम कर उस पर अटैक कर रहा होता है और वो माउंटेन जैसा भारी होता है। और यहाँ पे लू फैंग भी उसके पावर को देख पा रहा हो, लेकिन यहाँ पे वो डेविल लू फैंग पे थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है। वो कहता है कि मैडमैन क्या तुम्हें बस इतना ही है? और वो कहता है कि इतना मत सोचो, तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। और अब फिर वो अपने पास से पेक्यूलियर राउंड डिस्क अपीयर होता है जो कि डेविल फीट के नीचे आ जाता है और वो भी लू फैंग की तरफ फ्लाई करने लगता है और वो सीधा लू फैंग की तरफ चला जाता है। अब यहाँ के उसके मदद से वो डेविल अपने डोमेन के साथ लू फैंग की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पे लू फैंग स्माइल पास करता है और कहता है कि डेविल तो डेविल ही रहेगा। और वो कहता है कि ये डार्कनेस क्लैन से है जो कि इस गानू यूनिवर्स कंट्री में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन की तरफ से माना जाता है। और यहाँ पे बात करें इनकी लेवल की तो ये मैच्योर होते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और इसके 90% क्लैन के बंदे अर्थ टाइप डोमेन को और ओरिजिन लॉ को सीख सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक डेविल डोमेन बहुत ही ज़्यादा हैवी काउज रखता है और इसके अंदर स्पेशल क्वालिटी ऑफ अर्थ डोमेन होती है। और यहाँ पे लू फैंग के चारों तरफ गोल्डन लाइट आने लगती है और उसमें से साफ और पेक्यूलियर गोल्डन एनर्जी फ्लो करने लगती है जो कि उसके चारों तरफ आ जाती है, जिसे देखकर डेविल भी मिड एयर में रुक जाता है। और यहाँ पे वो देखकर वो भी शॉक हो जाता है। और यहाँ पे लू फैंग कहता है कि डेविल तुम ऐसे पहले इंसान हो इस सिटी में जो कि मेरे डोमेन को रिलीज करने पे मजबूर कर दिए हो, जिसे देखकर डेविल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्या कि ये मैडमैन अपने आप को बचा रहा था, इसने अपने डोमेन को भी रिलीज नहीं किया था। और यहाँ पे वो कहता है कि मेरे डोमेन के साथ तुम मरोगे। यहाँ पे वो कहता है कि चाहे तुम कितने ही जीनियस क्यों न हो, एक डेविल तो डेविल ही रहता है। और अब फिर यहाँ पे लू फैंग भी उसकी तरफ पड़ता है, लेकिन वो डेविल भी पीछे हटता नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा डेविल किसे कहते हैं। और फिर वो अपने चारों आर्म्स की मदद से अपने ब्लैक शैडो में उसके तरफ अटैक करने लगता है जिसमें कि काउंटलेस अमाउंट ऑफ मैट भरा हुआ होता है और उसमें अर्थ एनर्जी और माउंटेन्स एनर्जी भी भरी हुई होती है। और अभी के मर्तबा लू फैंग अपने गोल्डन लाइट से उसके चारों तरफ घिरे हुए होता है और वहाँ पे लू फैंग और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनने लगता है और उसकी डोमेन के कारण वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पे सोरिंग शटल की बात करें तो वो उसके कोर के साथ फ्यूज हो चुकी होती है और उसमें गोल्ड ओरिजिन लॉ और यहाँ तक कि गोल्ड डोमेन भी मौजूद हो चुकी होती है। और यहाँ पे वो सोरिंग शटल ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि कोई मछली तालाब में तैर रही हो। और यहाँ पे वो गोल्डन फिश डेविल की तरफ बढ़ जाती है जिसके कारण उसकी पावर तो पहले ही बढ़ चुकी थी, लेकिन वो फिर से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे डेविल उसको डिफेंड करने लगता है जिसे देखकर लू फैंग को विश्वास नहीं होता कि क्या इसने फिर से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। और यहाँ पे लू फैंग भी शॉक होता है और कहता है कि मेरे डोमेन के साथ मेरी स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर और लॉ ऑफ इंफ्यूजन को भी मैंने कर दिया है, मैंने हर एक चीज यूज कर दिया है जो कि मैं सोलिंग शटल को पावर को ऑलरेडी पीक तक पहुंचा चुका, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी उस डेविल को मारने के काबिल नहीं हूँ। और वो कहता है कि डेविल की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे उसके 4 हैमर्स के कारण उसके डोमेन को कंबाइन करने के बाद तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे इसके हर अटैक बहुत ही शॉकिंगली हेवी होते हैं, इसकी डिफेंस ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट। और वो कहता है कि अगर मुझे इसे एक ही बार में मारना है तो मुझे अपनी नानसान आर्मेंट्स को यूज करना पड़ेगा। लू फैंग अपने इस सोरिंग शटल के पावर से उसको मार नहीं पा रहा था, लेकिन अभी के दरमियान लू फैंग का फाइनल ट्रम्प कार्ड नानसान आर्मेंट्स होता है। अब यहाँ पे डेविल उसके अटैक को रोक रहा होता है और मन में सोचता है कि ये मैडमैन ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैंने 10,000 ऑफ स्पिरिट रीडर्स से मिला, लेकिन इस बंदे की स्पिरिट वेपन कंट्रोल तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यहाँ तक कि ये अपने टारगेट को भी लॉक कर सकता है। और यहाँ पे वो उस पर लगातार अटैक करने लगता है। और अब फिर हमें बताया जाता है कि लू फैंग के गोल्डन फिश के अटैक के कारण उस डेविल का डिफेंस स्लो होने लगता, उस डेविल का डिफेंस टूटने लगता है।
और अगर एक बार उसके डिफेंस टूट गई तो इसका मतलब उसका हार ही होने वाला है। और यहाँ पे वो अपने दांत को पीसते हुए रहता है और वो अभी भी डिफेंड कर रहा होता है, जिसके मुताबिक अभी लू फेंग ने उस पर 106 कंटिन्यूअस अटैक कर दिया होता है। और यहाँ पे अगर कोई और बंदा होता हो तो वो कब का मारा जाता, लेकिन अभी गोल्डन फिश बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। यहाँ पे इसके कारण डार्कनेस क्लैन का जीनियस उसको सह नहीं पा रहा होता है और वो अपने एक आर्मर को रिटेक करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इसी के साथ वो उसके एक आर्म को काट देती है और अभी के मर्तबा उसके 4 हाथ में से एक ही हाथ कट चुका होता है और अभी उसके पास 3 हाथ बचे हुए होते हैं, जिसके कारण वो पागल हो जाता है और कहता है कि लू फेंग तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं भी कम नहीं हूँ। अब यहाँ पे उसके एक हाथ लॉस्ट होने के कारण उसकी डिफेंस में कमी आ चुकी होती है और यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ मारने के लिए निकल जाता है। लू फेंग कहता है कि मैं एक स्पिरिट रीडर हूँ, इसलिए मैं तुमसे क्लोज कम्बैट में तो लड़ने वाला ही नहीं हूँ। और लू फेंग वहाँ से डॉज करके पीछे निकल जाता है और फिर अपने गोल्डन फिश को फाइनली अटैक करने के लिए निकाल लेता है और यहाँ पे वो फिर उन सबको एक साथ जमा करता है और अब फिर लू फेंग उस पर अटैक कर देता है। अब लू फेंग के उस अटैक को डेविल रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, लगता है कि वो अभी फटने वाला है। लेकिन तभी लू फेंग का वो सोरिंग शटर उसको चीरते हुए उसके आर पार निकल जाता है और यहाँ पे वो मारा जाता है और फिर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। लू फेंग बड़े आराम से नीचे उतरता है और अभी के मर्तबा डेविल की बड़ी सी बॉडी नीचे गिरती है और वहाँ पे उसके ब्लैक हैमर भी चूर चूर हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उस डार्कनेस क्लैन जीनियस की तरफ देखता है और लू फेंग कहता है कि ये डेविल ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि मेरे बिग ब्रदर से भी इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें इसके पावर से तो इसकी पावर से लगता है कि इसकी डोमेन लेवल 8, और अगर बात करें इसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जैसे तो ये भी अपने पास एक गोल्ड ओरिजिन लॉ रखता है और वो कहता है कि मैंने अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की गोल्ड ओरिजिन लॉ को नहीं सीखा होता तो मैं शायद इससे हार जा। अब यहाँ पे लू फेंग अपने नानसान आर्मेंट्स के यूज किए ही बिना अपने सारे स्पिरिट एनर्जी को गवा बैठा था, क्योंकि इसमें उसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुई होती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि उसके बॉडी के पास ही खड़ा होता है। लू फेंग के स्क्रीन पे आता है और वहाँ पे लिखा होता है कि लू फेंग के पास पॉइंट 61 मिलियन हो चुका होता है, उसकी रैंक 191 हो चुका होता है। लू फेंग कहता है कि ये डेविल तो सच में एब्सोल्यूट वॉरियर कहलाने के लायक है, इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसके कारण लू फेंग इसको अकेले मारने पे 3 मिलियन पॉइंट्स आ चुके होते हैं, जिसके मुताबिक अभी डेविल के पास 6 मिलियन पॉइंट्स थे मरने के पहले। और यहाँ पे लू फेंग भी स्माइल करता है और कहता है कि एक डेविल को मारना अच्छा है 1000 पीपल को मारने से पहले। लेकिन तभी लू फेंग को कुछ एहसास होता है कि लू फेंग को कोई देख रहा होता है और हमें तभी उसके बिल्डिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रीन बैटल रॉस वाला बंदा होता है और वो लू फेंग की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे लू फेंग उसको देख कर कहता है कि यहाँ पे सच में कोई इतने पास में था, लेकिन फिर भी मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पे हमें उस ग्रीन मैन को दिखाया जाता है, जो कहता है मैडमैन, तो सच में मैडमैन निकला। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर मेरे सामने उस डेविल का मुकाबला होता तो मुझे भी थोड़ी सी पावर उसके सामने लगानी पड़ती ताकि मैं उसे हरा सकूं। और वो कहता कि अभी के मर्तबा मैडमैन यहाँ का नंबर 1 है और मैं उससे सच में बैटल करना चाहता हूँ। अब लू फेंग भी उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं विंड मिल था। और विंड मिल के हमें बारे में बताया जाता है कि इस सिटी में टॉप 10 जीनियस मौजूद थे, जिसमें कि एक मैडमैन था, वहीं पे उसके जैसा ही एक और बंदा था जो कि था डेविल। और अगर बात करें विंड मिल की तो वो सिर्फ अपने वीक बंदों को नहीं टारगेट करता था, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदों को ही टारगेट किया करता था, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा टॉप पे आ चुका था और उसके नाम से भी सबको डरते थे। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मेरा पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं है और मैं लास्ट दिन तुम्हारे पास आऊँगा और तुम मेरा आखिरी शिकार होने वाले हो। और वो यूथ स्माइल करता है, उसकी पूरी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती, ऐसा कि रात में ही डार्कनेस कहीं गायब हो गई होगी। और यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि विंड मिल, और वो कहता है कि ये तो एक एब्सोल्यूट वॉरियर है जिसका निकनेम है विंड मिल और ये एक स्पिरिट रीडर है। अब विंड मिल वहाँ से निकल गया होता है अपनी स्पीड की मदद से, लेकिन लू फेंग अपने वॉच में उसकी स्पीड को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि अगर उसने मुझ पर अटैक किया होता तो शायद मैं उसको ब्लॉक भी नहीं कर सकता
और अभी के मर्तबा लू फेंग वहाँ पे टॉप 2 एब्सोल्यूट वॉरियर्स में से एक था और यहाँ पे वो अभी बालकनी पे जा बैठता है जहाँ पे लू फेंग वहाँ से साफ देख पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि विंडमिल, मैं तुम्हारी भी ताकत देखना चाहता हूँ, तो चलो एक दिन हम भी आएंगे। अब यहाँ पे लू फेंग उसके बॉडी को छोड़ के आगे निकल जाता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर बैटल बिटवीन मैडमैन एंड डेविल को दिखाया जाता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ के बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे मैडमैन और डेविल के कारण वहाँ पे कई सारे एक्सप्लोजन हुए होते हैं और इसी कारण कई सारे बंदे यहाँ तक कि विंडमिल भी वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ मैडमैन और डेविल फाइट कर रहे हैं तो जितने भी जीनियस थे वो यहाँ से दूरियां बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें इनके पावर के बारे में पता था। और यहाँ पे इस बैटल में डेविल मारा गया और मैडमैन जीता गया। और अब फिर हमें इस डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे मैडमैन की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और इन सभी दिन में मैडमैन बहुत ज़्यादा हत्या कर रहा होता है और सबको चुन चुन के मार रहा होता है। और अब फिर हमें 21st डे ऑफ एलिमिनेशन को दिखाया जाता है और अभी के मर्तबा वो स्काई क्रैपर पे होता है। लू फेंग ऐसे ही चुन चुन कर सबको मार रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग टॉप 3 में आ चुका था और सब लोग लू फेंग की पावर को जानते थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 88 वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक यूथ व्हाइट रॉब पहने हुए होता है एक माउंटेन रेंज पे खड़ा। और यहाँ पे वो बेयरफुट मेसी हेयर एक यंग मैन उसको देखते हुए कहता है कि तो तुम हो थंडर। और यहाँ पे थंडर गॉड उस बंदे को देखता है जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो। और यहाँ पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस 88 वर्ल्ड का टेरिफाइंग फिगर हुआ करता था और उसका निकनेम सेवेज था और वो इस टॉप 3 स्ट्रेंथ में आता है इस 88 वर्ल्ड में। और यहाँ पे हमें सेवेज लव के बारे में बताया जाता कि ये भी विंडमिल के तरह स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को ही टारगेट किया करता था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती थी और ये इसके स्ट्रेंथ के कारण बहुत सारे जीनियस भी इससे लड़ने आते थे और इस 88 वर्ल्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। और यहाँ पे सेवेज थंडर गॉड की तरफ देखते हुए कहता है कि थंडर गॉड चलो अपनी पूरी पावर के साथ मुझ पे अटैक करो। अब यहाँ पे लू फेंग की आंखों में चमक दिखाई जाती है जिसमें उसके थंडर स्नेक्स भी भरे हुए होते हैं और वहाँ पर चारों तरफ एरिया ब्लर हो जाता है और यहाँ पे वो दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है और यहाँ पे सेवेज भी अपने दहाड़ता है और वो भी उसकी तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पे थंडर गॉड को ऐसा महसूस होता है जैसे अर्थ और स्काई दूसरे से टकरा गई हो और यहाँ पे वो दोनों शॉकिंगली फास्ट नाइफ यूज कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से अगर बात करें हेवंस और अर्थ की तो वो भी कट जाएंगे, इतने पावरफुल उन सब के फाइटिंग हो रही थी। अब यहाँ पे थंडर गॉड अपनी नाइफ से उसको डिफेंड कर रहे होते हैं और जब पहले ही अटैक टकराता है तो थंडर गॉड के हाथ सुन पड़ जाते हैं, उसके लगते हैं और थंडर गॉड के पहले अटैक से उसे महसूस हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और थंडर गॉड भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि क्या ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें दिखाया जाता है कि एक अटैक उसके हेड की तरफ पड़ता है और यहाँ पे थंडर गॉड भी उस अटैक को डॉज नहीं कर पाते हैं और वो थंडर गॉड मारा जाता है 27वें दिन पे और यहाँ पे थंडर गॉड एलिमिनेट हो जाता है। और अब पे हमें 72 वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी नाइट का टाइम चल रहा होता है और वहाँ पे 28 दिन तो पहले ही पास हो चुके होते हैं और हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने स्क्रीन पे देखता है और हमें दिखाया जाता है हॉन्ग ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से पॉइंट्स 9,10,000 और रैंक 1016 और अभी के मर्तबा हॉन्ग अपने टॉप 1000 में नहीं आए हुए होते हैं और हॉन्ग कहते हैं कि अब से 2 से 3 दिन ही बाकी है और यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स अपने सारे रिस्क कर रहे हैं ताकि वो पॉइंट्स को हासिल कर सके। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके 1001 के अंदर आना ही होगा और फिर वो हॉन्ग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे उसने असासिन की ट्रेनिंग ली होती है जिसके कारण उसने डेथ ऑफ लाइफ की सिचुएशन को भी फेस किया होता है, लेकिन तभी हॉन्ग को कुछ एहसास होता है और अभी के मर्तबा हॉन्ग एसासिन के ट्रेनिंग को भी यूज किया था जिसके कारण वो छुप के भी अटैक कर सकता था। और अब फिर हॉन्ग किसी को महसूस करता है, फिर वहाँ पे जैसे ही उसको पता चलता है कि वहाँ बंदा है तो वहाँ पे वो उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। और अब फिर तभी हमें एक यूथ को दिखाया जाता है जिसे भी एहसास हो जाता है कि कोई वहाँ पे आने वाला है और हमें उसी के बगल में दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है और वो 10 मीटर्स दूर ही होता है और वो ब्लैक स्ट्रीट हाउस में होता है और उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी फास्ट होती है और वो जाके उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे वो यूथ अपने स्पीड वेपन से उसके अटैक को ब्लॉक करना चाहता था और यहाँ पे उसने अपने डोमेन को भी रिलीज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वो पलक झपकते ही मारा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं हॉन्ग होता और कहता है कि
तुम्हारी डोमेन की यूज बहुत ही बुरी थी, तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिटिल हाई देखता और वो देखता कि सेकंड अंकल के पॉइंट बहुत ज़्यादा घट गए हैं, वो इतना ज़्यादा कम कैसे हो गए हैं। और वो कहते हैं कि वो तो पहले टॉप 3000 में थे, लेकिन वो गिर के टॉप 5000 में कैसे आ गए। और देखते हैं कि हाँ, थंडर गॉड की रैंक डिक्रीज होने लगती है और यहाँ पे देखते देखते उनकी आधी पॉइंट खत्म हो जाती है। और यहाँ पे वो देख कर कहती है, क्या ये मत कहना कि थंडर गॉड मारे गए हैं। और फिर जियोजिन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और यहाँ पे थंडर गॉड उसके कॉल को पिकअप कर लेते और कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे एलिमिनेट हो गया हूँ, मैं उनके सामने कुछ नहीं कर पाया। अब ये सुनकर लिटिल पिंक जोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या सेकंड अंकल कैसे हार गए। तो यहाँ पे ये सुनकर कहते हैं थंडर गॉड कि हाँ, मैं कंप्लीटली हारा गया हूँ, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि मैं भाग भी नहीं सकता था, उसने मुझे सिर्फ एक ही मूव में हरा दिया। तो ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते कि क्या सिर्फ एक ही मूव में। अब यहाँ पे थंडर गॉड आगे कहते हैं कि लिटिल पिंक, तुम्हारे फादर अच्छा कर रहे हैं, उसने पहले ही 128 रैंक्स में अपनी जगह बना ली है और वैसे भी बिग ब्रदर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने टॉप 1000 में अपनी कदम बना ली है और वो इसमें जल्दी आ जाएंगे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के काउंटलेस पीपुल लू फैंग के लिए चीयर कर रहे होते हैं। और हमें फर्स्ट वर्ल्ड के ऊपर के शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे लगभग 1000 लोग वहीं पे जमा हुए होते हैं और लू फैंग के रैंक भी आगे बढ़ने लगते हैं। और वो कहता है कि अभी के मर्तबा वो 128 रैंक पे आ चुका है और अभी के मर्तबा सारे लोग लू फैंग के ही बारे में बात कर रहे होते और अभी सारे लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे बंदे हैं जो कि इसमें आ पा रहे हैं और हमें इन सब के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि ये सब प्योर जीनियस और टैलेंट है। अब यहाँ पे वो लोग एक और बंदे को देखते कि यहाँ पे एक नबीनी नाम का भी एक बंदा था, जिसकी रैंक 862 थी और वो भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से मौजूद था। और ये दो ही लोग थे जो कि टॉप 1001 में आ चुके थे और अभी के मर्तबा ये भी सेकंड लैंड से मौजूद था और वो बहुत ही जल्द उसके अंदर आ चुका था। लेकिन लू फैंग की कंपेयर किया जाए तो वो भी इतना बुरा नहीं था और लू फैंग अभी के मर्तबा 128 पे आ चुका था और जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ रही थी आगे और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। और यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज कर गाओ सिंह, नालानसंग ऐसे काउंटलेस और सिटीजनशिप को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से होते हैं और वो सभी इसी बारे में देख रहे होते और लू फैंग के पास अभी सारा भार था कि वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को और भी ज्यादा ऊपर ले जा सके। और अब फिर हमें 13 डे ऑफ एलिमिनेशन को दिखाया जाता है, जो कि इस एलिमिनेशन का लास्ट डे होता है और रात बीत जाता है, सुबह हो जाती है। लू फैंग अपने उस वॉच में देखता है और फिर वो वहां पे अपने रास्ते पे चल रहा होता है। लू फैंग अपने घड़ी पे देखता है पॉइंट्स 1.3 बिलियन, रैंक 102। अब यहाँ पे लू फैंग वहां पे आ जाता है और वहां पे अपनी स्पिरिट एनर्जी से एक जोर से दहाड़ लगाता और बोलता है विंड मिल, और वो चारों तरफ विंड मिल की आवाज फैल जाती है और वो आवाज पूरे सिटी में इको की तरह गूंज भरता है। और यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो ये शायद देखकर शॉक हो जाते कि आखिर किस बंदे में इतनी हिम्मत जिसने विंड मिल को चैलेंज करने की कोशिश की। और यहाँ पे फिर हमें बालकनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फैंग जो कि मैडमैन होता है और वो अभी के मर्तबा विंड मिल के इंतजार में होता है कि उसको मुझे मारना है। तो लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फैंग सच में विंड मिल को हरा पाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, लू फैंग जीतने वाला है या फिर नहीं? क्या लू फैंग उसको हरा के टॉप 1 में आ सकता है या फिर नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।